In class, today we are here to discuss our chapter number 1 of class 12th chemistry solutions. ओके आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो कि हमारा एक न्यू चैप्टर है. ठीक है, और चैप्टर 2 है. पहले चैप्टर 1 था, लेकिन आफ्टर जब सिलेबस डिडक्ट हुआ है सीबीएसई की तरफ से आफ्टर कोविड, तो चैप्टर 2 बन गया है हमारा. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज सॉल्यूशंस. ओके चलिए, तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब देखिए चैप्टर सॉल्यूशंस, जैसे कि आपको पता है सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है. तो सॉल्यूशन से समझ में क्या आता है कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें आप लोग ऐड करेंगे सोल्यूट, और किसमें ऐड करेंगे, अपने सॉल्वेंट के अंदर. ठीक है, तो दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सॉल्यूशंस के अंदर, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है आपके हमारे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं. चलिए, अब पता है आपको इस चैप्टर में हमें इस चैप्टर में जिस तरह के सॉल्यूशंस को स्टडी करना है वो सॉल्यूशंस है होमोजेनस सॉल्यूशंस. आपको होमोजेनस सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है. होमोजेनस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और उनमें ट्रांसपेरेंसी होती है एंड दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट. ठीक है, ये सब आपको पता है, 9th क्लास का कंसेप्ट है. इसके बाद हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ओनली एंड ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस. वी आर हियर टू डिस्कस ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस. अब बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, यानी कि वही जिनमें आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं. और वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं बेटा, एक है सोल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट. इस चैप्टर में जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ आपका लिक्विड होगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा. और जो सोल्यूट होगा वो आपका यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. ठीक है, बट लेकिन सॉल्वेंट के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिक्विड ही होने वाला है. गॉट इट? ठीक है, चलिए अब देखिए, हमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर. अभी तक आपने क्या सीखा होगा, अभी तक आपको क्या पता चला होगा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन होता है, जो उसमें सोल्यूट होता है वो हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है, और जो सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, वो हमेशा मोर क्वांटिटी में होता है. ठीक है, ये कंसेप्ट सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है. लेकिन यहाँ पे आपकी एक चीज और एड ऑन हो जाती है इस चैप्टर के अंदर, एक डेफिनेशन और एड ऑन हो जाती है कि फाइनल जो सोल्यूशन आपको मिलता है, फाइनल जो सोल्यूशन आपको मिलता है, उस सोल्यूशन की जो स्टेट होती है, यानी कि जो फिजिकल स्टेट होती है, वो डिसाइड करती है कि आपका सॉल्वेंट क्या होने वाला है. समझ में आया? सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है वो डिसाइड करता है कि आपका सॉल्वेंट क्या है. जैसे फॉर एन एग्जांपल यू हैव कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. ठीक है, एक तरह का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, यानी कि ब्लू कलर का एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आपको कुछ क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं. ठीक है ना, जो आपको मिलते हैं आपकी लैब में, ब्लू कलर के होते हैं ये. ठीक है, अब देखो ये ब्लू कलर के सॉल्ट है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं. आपको दिख रहा है इसमें पानी भी है, लेकिन आपको ये तो सॉलिड फॉर्म में मिलता है आपके लैब के अंदर. आपको तो कभी ये पानी पानी की फॉर्म में नहीं मिला. आप इसको डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाते हो, इसको डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाते हो. ठीक है ना, ये लेकिन मिलता तो आपको सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में. तो यानी कि इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि आपको फिजिकल स्टेट क्या दिखाई दे रही है, आपको फिजिकल स्टेट दिखाई दे रही है सॉलिड की, तो इसीलिए सॉलिड क्या होता है, कॉपर सल्फेट. तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट इज सॉल्वेंट एंड योर वाटर इज अ सोल्यूट, क्योंकि वो आपका लेस क्वांटिटी में है, क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट आपको नहीं दिखाई दे रही है. आपको फिजिकल स्टेट दिखाई दे रही है सॉलिड की, जो कि कॉपर सल्फेट है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया कॉपर सल्फेट. इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जैसे आपका आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट है, वो भी इसी तरह के एग्जाम्पल को बिलोंग करता है. ठीक है, चलिए आप ये कंसेप्ट समझ गए. अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ. अब देखिए आपके पास, सपोज कीजिए ये कोई कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, इसमें अगर पानी भर रखा है आपने, यू हैव अ वाटर इनटू इट, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद, थोड़े घंटों बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये पानी जो है उड़ गया. यानी कि पानी का लेयर अगर इतना था, लेवल इतना था, तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि इतना हो गया. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन. ठीक है, आप सबको पता है बहुत अच्छे से, ये प्रोसेस होता है इवेपोरेशन. लेकिन अगर मैंने ये जो मेरा
कंटेनर है, अगर मैंने ये कंटेनर बंद कर दिया, अगर मैंने अपना ये कंटेनर बंद कर दिया, ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरा कंटेनर है, इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करके मैंने इसमें पानी रखा हुआ है, क्या अब ये इवेपोरेशन होगा? ठीक है बेटा, सपोज कीजिए ये हमने बंद किया हुआ है, तो क्या यहाँ पे इवेपोरेशन होगा अब भी? यस, इवेपोरेशन यहाँ पे अब भी होगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि लिड आपकी क्लोज्ड है, कंटेनर आपका बंद है, तो साथ में जैसे ही इवेपोरेशन होगा वैसे साथ में क्या होगा, आपका कंडेंसेशन भी होगा, ठीक है। अब जब कंडेंसेशन भी होगा तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है, और आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, क्योंकि कोई पार्टिकल तो गया ही नहीं ना ऊपर, एटमॉस्फेयर में गया ही नहीं, क्योंकि लिड बंद है आपकी, तो जितने ऊपर जा रहे हैं उतने ही नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होने से जो आपका यहाँ पे एक वेपर प्रेशर है, क्योंकि जब वेपर्स बनेंगे आपके इवेपोरेशन की वजह से, तो जो वो वेपर्स हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिड के ऊपर, ठीक है। और वो प्रेशर जब एक्सर्ट करेंगे तो वेपर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे स्टडी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने इसलिए इवेपोरेशन से स्टार्ट किया क्योंकि डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाती है। व्हाट इज वेपर प्रेशर बेटा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स when the equilibrium is attained because of evaporation and condensation in the closed container. Okay, then you say that equilibrium is attained and vapor pressures are exerted, है ना, यानी pressure is exerted by the vapors. I hope you got my point. ठीक है, now we have suppose two containers and we have filled only A type of liquid or component into it and B type of component into it. Because we are having only A type of component into it, then हम लोग इसे डिनोट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब क्योंकि सिर्फ ए टाइप के कंपोनेंट है तो इसलिए हम इसे नॉट लगाते हैं, यानी कि प्योर, ये प्योर को डिनोट करता है, ये नॉट है, ये प्योर को डिनोट करता है, इट मीन्स पी नॉट ए, ठीक है। एंड दिस इज पी नॉट बी, क्योंकि प्योर कंपोनेंट बी है इसलिए हम इसे पी नॉट, पी क्या है, पी है आपका वेपर प्रेशर, बी क्या है कंपोनेंट, और नॉट क्या है प्योर, कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। जब इनको मिक्स कर दिया जाएगा, सपोज हमने मिक्स कर दिया, तो ए और बी टाइप के सॉल्यूशंस यहाँ पे मिक्स हो गए, जो ए कंपोनेंट था, बी कंपोनेंट था, वो यहाँ पे आके मिक्स हो गया, तो यहाँ पे अब टोटल वेपर प्रेशर क्या बनेगा, पीटी, वो क्या बनेगा आपका पी ए प्लस पी बी। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे नॉट क्यों नहीं लगाया गया? ये नॉट इसलिए नहीं लगाया गया बेटा क्योंकि प्योर नहीं है ये, नाउ दिस इज नॉट प्योर, प्योर यहाँ पर थे ना इसलिए पी नॉट लगा था, लेकिन यहाँ प्योर नहीं है। अब जो ये पी ए है ये है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर, इट इज पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। किसका पार्शियल वेपर प्रेशर है ये पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ कंपोनेंट ए। आया समझ में? सिमिलरली बी, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, क्योंकि अभी टोटल वेपर प्रेशर बन गया है ना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। और पी ए किसके इक्वल होगा, क्योंकि ए क्या है आपका कंपोनेंट ए है, पी क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। तो पता है आपको जितने प्रेशर यानी जितने वेपर्स यहाँ पे एग्जर्ट होंगे वो उतने ही नंबर ऑफ वेपर्स एग्जर्ट होंगे या फिर एग्जिट होंगे या निकलेंगे, इवेपोरेट होंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग जाई यानी कि मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं, है ना। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स बताता है, यानी कि कितने फ्रैक्शंस ऑफ पार्टिकल्स आर अवेलेबल टू बी इवेपोरेटेड। इवेपोरेट होने के लिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रेशर, नंबर ऑफ वेपर प्रेशर आपके एग्जर्ट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ वेपर्स निकलेंगे और उतना ही प्रेशर एग्जर्ट होगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आपका जो पी ए है दैट इज इक्वल टू, या फिर अभी इक्वल टू का साइन मत लगाइए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि जितना वेपर प्रेशर, वो भी पार्शियल वाला क्योंकि अब मिक्सचर की बात कर रहे हैं, जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आपका एग्जर्ट होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ठीक है। अब देखिए रिलेशन देखा होगा आपने बुक के अंदर, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से बताऊंगी बेटा। अब देखिए हमने रिलेशन निकाला पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। कैसे आया? हमने अभी समझा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है। नाउ यू नो वेरी वेल, आपने 11th क्लास में किया है कि जीटा ए प्लस जीटा बी है ना, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस जीटा बी। आई कैन राइट ना, मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस जीटा बी। अब देखो हम तो प्योर कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं, तो प्योर कॉम्पोनेंट में जीटा बी तो है ही नहीं, यानी कि जीटा बी क्या हो गया? 0 हो गया। जीटा बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं हमारे प्योर में, क्योंकि हम जीटा ए की बात कर रहे हैं। तो इसको हम 0 लिख दें, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बी के हमारे पास है ही नहीं। आया समझ में? ठीक है, हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आपको पता है इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को जब हम हटाते हैं तो हम के लगाते हैं, है ना। पी ए इज इक्वल टू के 1 माइनस 0, हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है, तो पी ए किसके इक्वल आ गया? पी ए आपका के इक्वल आ गया। अब क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, तो जो पी है यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? आपके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट ए के। ऐसा ही होता है ना, वो उसके इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहां से आपका ये रिलेशन निकल कर आ गया कि के इज इक्वल टू पी नॉट ए। ठीक है, तो आप इसको पुट कर दीजिए, जो आपके पास रिलेशन था पी ए इज इक्वल टू जीटा ए था। ठीक है, के जीटा ए था, तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया? पी ए इज इक्वल टू के की जगह क्या आ जाएगा? पी नॉट ए जीटा ए। ठीक है, तो रिलेशन आपको यहां से निकल कर आया, जो आपको आपके एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट रिलेशन। ठीक है, ऐसे छोटी सी डेरिवेशन है इसकी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, एग्जाम में आपका मर्जी है लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पूछते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको पता है, आपने एक लॉ भी सुना होगा। ठीक है, एक लॉ का नाम है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ, जो अभी आपने एक्सप्रेशन देखा वो राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन था, जो कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कॉम्पोनेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉम्पोनेंट, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये किसके इक्वल आता है? आपके पी नॉट ए जीटा ए के, जो अभी मैंने आपको पूरा रिलेशन निकाल के दिखाया। इट इज सिमिलरली फॉर पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, एंड सिमिलर छोटी सी डेरिवेशन इसके लिए भी वही सेम टू सेम है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। ठीक है, ये पूरा राउल्ट लॉ था जो हमने अभी निकाला। ठीक है, इट इज अवर कंप्लीट राउल्ट्स लॉ। ठीक है, चलिए ओके, समझ में आ गया। अब राउल्ट लॉ के लिए हमारे पास ग्राफ भी होता है। ठीक है ना, हमें ग्राफ भी समझना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब राउल्ट लॉ अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ग्राफ आपको अपने आप से बनाना होता है। ठीक है ना, अब क्योंकि हम क्लोज्ड कंटेनर की बात कर रहे हैं, राउल्ट लॉ तो क्लोज्ड कंटेनर में एप्लीकेबल है ना। और कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं? आपके ए और बी कंपोनेंट हमने लिए हैं, जो कि वोलेटाइल है। इसका क्या मतलब है कि वो वेपर प्रेशर्स अगर बना रहे हैं, अगर वो वेपर्स बना रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वो वोलेटाइल है। और वोलेटाइल का मतलब है कि वो आराम से इवेपोरेट हो सकते हैं। तो हमने कैसे कंपोनेंट लिए हैं यहाँ पे? वोलेटाइल। ठीक है, और ए किसको डिनोट करता है? ए डिनोट करता है आपका सॉल्वेंट को। ठीक है, और बी किसको डिनोट करता है? बी डिनोट करता है सोल्यूट को। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं ए बी को कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ए आपका सॉल्वेंट है और बी आपका सोल्यूट है। ठीक है, अब हम ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, नीचे लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं अपना वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए अच्छे से बनाते हैं। देखिए ये दिस इज योर ग्राफ इन अ क्लोज्ड कंटेनर। नीचे आपको मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे जीटा ए है, यहाँ जीटा बी है। अगर जीटा ए 0 है, यानी कि स्टार्टिंग में जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 0 है, तो बढ़ते कितना हो जाएगा? ये जीटा ए विल बी इक्वल टू 1, है ना। ऐसे जीटा बी अगर यहाँ पे 0 है, तो ये भी यहाँ पे बढ़ते कितना हो जाएगा? जीटा बी विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे है आपका वेपर प्रेशर। अब आप देखो,
जब जीटा ए 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो यानी कि 0 यहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन से, तो 0 से लेके 1 तक जा रहा है। तो ये किसके लिए ग्राफ हो गया? ए के लिए। ए यानी कि प्योर कॉम्पोनेंट ऑफ ए के लिए, है ना, प्योर कॉम्पोनेंट है, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए के लिए। ठीक है, ऐसे जीटा बी के लिए जब 0 से 1 जा रहा है तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाएगा, और ये क्या हो गया आपका? पी नॉट बी, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट बी। ठीक है, फिर आपने देखा था कि हमने दोनों को मिक्स किया था, जो हमने अपना डायग्राम बनाए थे ना, उसी डायग्राम पे बेस्ड आपका ग्राफ है, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पी हो गया, दोनों को मिक्स किया था, और ये किसके इक्वल आया था? आपका पी ए प्लस पी बी के इक्वल आया था। ठीक है, और पी बी आपको पता है, या पी ए आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कि पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर राउल्ट्स लॉ, दिस इज द ग्राफ फॉर राउल्ट्स लॉ। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज समझ में आई। ठीक है, चलिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल अगेन क्लियर यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ठीक है, चलिए नाउ अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। अब देखो हमने कौन कौन से कंपोनेंट लिए थे आपके? वोलेटाइल, वोलेटाइल है ना, आपके पास ए था, आपके पास बी था, और इसमें क्या थे? सिर्फ और सिर्फ ए टाइप के और बी टाइप के कंपोनेंट थे, जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, क्योंकि इवेपोरेट हो रहे थे, क्योंकि वेपर्स बन रहे थे। तो ये कौन कौन से थे आपके? वोलेटाइल एंड वोलेटाइल। ठीक है ना, ये वाले कंपोनेंट्स हम लोगों ने लिए थे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें लेना है यहाँ पे, वो लेना है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल हम लोग लेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेंगे। ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है ना, सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल ही रहेगा। तो सपोज कीजिए ये ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर है, तो यहाँ पे पी नॉट ए हो गया, और ए के तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहे हैं। ये आपका बी टाइप का कंपोनेंट है, जो कि पी नॉट बी है, लेकिन इसके वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। मैंने बताया था ए होता है सॉल्वेंट के लिए, जो कि हम वोलेटाइल ले रहे हैं यहाँ पे बच्चा, वी हैव वोलेटाइल सॉल्वेंट, और बी होता है आपका सोल्यूट के लिए, जो हम लोग ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल, इट इज योर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, अब जब इनको इंटरमिक्स कर दोगे तो क्या होगा? आपके ए और बी टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो मिक्स हो जाएंगे। तो कहीं कहीं पे क्या होगा कि इन सब की ओवरलैपिंग होगी। बेटा जब ब्लैक या व्हाइट कलर की बॉल्स आप इंटरमिक्स करते हो, किसी एक बॉक्स में डाल दोगे, पहले ब्लैक बॉल अलग थी, व्हाइट बॉल अलग थी, तो अंदर डालने के बाद क्या ऐसा होता है कि वो लाइन में लग जाती है, कि ए एक जगह पे, बी बी एक जगह पे, ऐसा नहीं होता ना, जो ओवरलैपिंग भी हो जाती है। तो कहीं कहीं पे क्या पाया जाएगा कि ए के ऊपर या तो बी की ओवरलैपिंग हो गई है, बी के ऊपर या फिर ए की ओवरलैपिंग हो गई है। तो जहां पर ए के ऊपर बी की ओवरलैपिंग हो गई, उसकी वजह से क्या होगा? जैसे नॉर्मली ए आपका वेपर्स एक्सर्ट कर रहा था, तो यहाँ पे तो एक्सर्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि बी उसको रोक रहा है। तो यानी कि जितना वेपर प्रेशर आपका यहाँ पे ए कंपोनेंट का था, उतना वेपर प्रेशर अब आपके यहाँ पे ए कंपोनेंट का नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि वेपर्स कम हो गए, कम निकल रहे हैं वेपर्स। क्यों कम निकल रहे हैं? क्योंकि बी कंपोनेंट ने क्या किया है? उसको ओवरलैप कर दिया है। ठीक है, तो पी टी जो होगा यहाँ पे, दैट विल नॉट बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। किस केस में? आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में ऐसा होने वाला है। तो जो वेपर प्रेशर है ए का, जितना वेपर प्रेशर ए का आपका यहाँ पे था, वो वेपर प्रेशर ए का अब यहाँ पर नहीं होने वाला है। किस वजह से नहीं होने वाला है? आपके बी कंपोनेंट की वजह से नहीं होने वाला है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, चलिए अब पता है नॉन वोलेटाइल के केस में क्या होता है। देखो हम लोगों ने क्या देखा था, हमने रिलेशन देखा था, पी ए डायरेक्टली रिलेट करता है आपके जीटा ए को। ठीक है, ये था आपका वोलेटाइल वोलेटाइल का कंसेप्ट। ठीक है, यही सेम रिलेशन यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ए के वेपर प्रेशर उतने ही निकलेंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, इक्वल टू के जीटा ए, इसको क्या लिख सकते हैं? के 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं। ये पहले भी आपने देखा था, क्योंकि जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्योंकि हम देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा के माइनस के जीटा बी। ठीक है, और के किसके इक्वल आया था आपका? के इक्वल आया था आपके पी नॉट के, तो पी नॉट को यहाँ पुट कर दीजिए, उसका डेरिवेशन यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं।
के की जगह लिख दीजिए पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी। ठीक है, थोड़ा अच्छा से इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी को वहां ले जाओ, पी नॉट ए जीटा बी को इधर लेफ्ट में ले आए और पी नॉट ए माइनस पी ए को इधर ले आए। ठीक है, अब आपको ये रिलेशन दिख रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था, जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था और इसकी वजह से यानी कि इतना कम हो गया। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है जो कम हुआ है, ए का प्रेशर कम हुआ है और कितने में से कम हुआ है, पी नॉट ए में से कम हुआ है। तो जो रिलेशन है, ये रिलेशन बच्चा ये बताता है आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसकी वजह से हो रही है, आपके बी कंपोनेंट की वजह से हो रही है। ठीक है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए आपको बताता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि पहले पी नॉट ए के जो प्रेशर थे वो ज्यादा थे, वेपर ज्यादा थे ना, और फिर कम हो गए बी की वजह से। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेशन देखो अपने आप निकल के आ गया मैथमेटिकली। जो हम बोल रहे हैं ना वो मैथमेटिकली प्रूवन भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं वो मैथमेटिकली प्रूवन भी है कि जो प्रेशर है आपके प्योर कंपोनेंट ए का वो अब कम हो चुका है, आपके पी ए के बराबर हो गया। यानी कि पी ए में जितना कम करोगे तो उतना कम हो। सपोज ये 10 है और ये 8 है, तो कितना कम हुआ, 2 कम हो गए, है ना, क्योंकि अब 8 रह गए ना, क्योंकि बी कंपोनेंट क्या है वो उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो यानी कि ये आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताता है। ठीक है, आया समझ में सबको। चलिए अब देखो, इसी को अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूं, मैं अगर जीटा बी को यहीं पे रखूं और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में ले जाऊं आपका पी नॉट ए, तो ये रिलेशन पता है कौन सा रिलेशन है, ये रिलेशन है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर पी नॉट ए आपके 10 थे, अब पी ए आपके सिर्फ 8 बन रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में बन रहे हैं, आपके 10 के रिस्पेक्ट में बन रहे हैं, है ना। आप अपने परसेंटेज निकालते हो, जब एग्जाम होते हैं आपके परसेंटेज निकालते हो। सपोज 500 में से आपके 486 मार्क्स आए, तो आप किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो, 486 आपके 500 के रिस्पेक्ट में निकालते हो ना, उसके रिलेटिवली निकालते हो। तो वही है कि 10 के रिलेटिवली आपने निकाला है कि आपके 8 वेपर्स बने हैं, तो ये रिलेशन बनता है, ये रिलेशन कहलाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपका फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी आपको नहीं पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। ठीक है, मैं अभी बताऊंगी आपको व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये रिलेशन आप लोगों ने देखा, क्या रिलेशन था आपका कि जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, कि पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में आपके पी ए बने, है ना, और किसके रिस्पेक्ट में बने, पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में बने। ठीक है, ये रिलेशन कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इससे पहले वाला रिलेशन क्या था, ओनली आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दोनों रिलेशन लिख के आ सकते हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव है, रिलेटिव मीन्स ये नीचे आना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आ गया समझ में। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया वोलेटाइल वोलेटाइल एंड वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। आइडियल सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस विच फॉलोज और ओबेज राउल्ट्स लॉ, यानी कि जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं वो आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना, विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ। ओके, जैसे कि आपको पता है आइडियल टर्म है, आइडियल आपको वैसे बता रहा है कि जो बहुत कहना मानता है, बहुत अच्छे वाली चीजें होती हैं, अच्छा बच्चा होता है ना, उसी को हम आइडियल बोलते हैं। तो बस जो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो या ओबे करते हैं। ठीक है ना, अब राउल्ट लॉ को फॉलो या ओबे करने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका ग्राफ है वो तो सेम रहने वाला है ना, यही आपका ग्राफ रहने वाला है, ये सेम टू सेम ग्राफ था आपका। जीटा ए इज इक्वल टू 0, जीटा ए इज इक्वल टू 1, जीटा बी
इज इक्वल टू 0, जेटा बी इज इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ पे आपका क्या था, वेपर प्रेशर था, ये आपका पीटी है, ठीक है, ये आपका पी नॉट ए, और ये आपका ये वाला पॉइंट क्या है आपका पी नॉट बी, ठीक है। तो राउट लोगों तो फॉलो यही सोल्यूशंस करते हैं, इसी तरह का ग्राफ आपका बनेगा। तो अब देखो ना आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, क्या उसमें कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जो वेपर प्रेशर पहले था आपके प्योर कंपोनेंट ए और प्योर कंपोनेंट बी में, वही वेपर प्रेशर अब भी आपका मिक्सचर के अंदर है। तो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है दैट इज इक्वल टू 0, मीन्स कोई चेंज ही नहीं आया ना, तो वो 0 है। सिमिलरली आपका डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है ना, मिक्सिंग ऑन या फिर ये कह सकते हो ना कि एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है ना, या फिर चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, क्योंकि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया है ना, ना ही एंथैल्पी में कोई चेंज आया है, ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आया है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। दो चीजें और आती हैं, डेल्टा जी, आपको पता है डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग जो होगा, जो कि आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए होता है, ये ऑलवेज लेस देन 0 होता है। ऐसे ही डेल्टा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जो आपके दो रिलेशंस है, इन रिलेशंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ना आइडियल में ना नॉन आइडियल में, क्योंकि यूनिवर्सली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए इनकी यही डेटा रहता है, लेकिन इनमें चेंज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम आइडियल सोल्यूशन कर रहे हैं जो कि राउल्ट लॉ को ओबे या फॉलो करते हैं, तो वहां पे कोई चेंज नहीं आता इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग एंड इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, तो वो आपके इक्वल टू 0 रहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं या कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो आपके आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं और राउट लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। कौन से सॉल्यूशंस फॉलो करेंगे बेटा, जहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो कोई चेंज किस में नहीं आएगा, जब आपके या तो पोलर सॉल्यूशंस होंगे, है ना, या फिर आपके नॉन पोलर सॉल्यूशंस होंगे, है ना। इसी तरह के सॉल्यूशंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पोलर है, आराम से आपकी मिक्सिंग हो रही है। ऐसे नॉन पोलर है, आराम से मिक्सिंग हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, है ना, एंड अनलाइक अट्रैक्ट्स अनलाइक, ठीक है ना। तो बस, और एक और कर सकते हो कि जिनमें कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा, कंपेरेबल डिफरेंस, जैसे कंपेरेबल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, फॉर एन एग्जांपल आपका इथेन मीथेन, है ना, आपका मीथेन इथेन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है ना, आपका एन ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन, यानी बिल्कुल पास वाले जिनमें कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। और नॉन पोलर में एक बेंजीन ले लो और एक टॉल्विन ले लो, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपके सारे सॉल्यूशंस कैसे बिहेव करते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस की तरह, जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब चलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, अभी आपने देखा आइडियल कौन से होते हैं, जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे थे। तो नॉन आइडियल कौन से होंगे भाई, दैट डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ, है ना, या राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, वो सॉल्यूशंस कौन से होंगे, आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होने वाले हैं, जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे आपके क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है, ओके। इतना आपको क्लियर हो गया। चलो, तो अब आप देखोगे कि जब आपने मिक्सिंग की, तो मिक्सिंग करने पे क्या हुआ कि आपका जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। भी चेंज आया है ना, तभी तो वो नॉन आइडियल है ना, क्योंकि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कोई चेंज आया तो वो 0 के इक्वल तो नहीं हुआ। ऐसे ही जो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग है वो भी इक्वल टू नॉट 0, नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी कि 0 के इक्वल नहीं आया। लेकिन जो डेल्टा जी है और डेल्टा एस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चेंज कहाँ पे आने वाला है आपका, मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी में, है ना। एंथैल्पी में जब मिक्सिंग करोगे एंथैल्पी में चेंज आने वाला है और वॉल्यूम में चेंज आने वाला है, ठीक है। चलिए अब इनको देख लेते हैं जरा कि चेंजेस कैसे आने वाला है। चलिए,
ठीक है, कैसे चेंज आएगा देखते हैं बेटा जरा। अब पता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ना दो तरह की डेविएशंस शो करती हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कैसे? अब देखो, अभी आपने देखा कि जो चेंज इन वॉल्यूम और मिक्सिंग दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस नॉट इक्वल टू का मतलब लेस भी हो सकता है, इस नॉट इक्वल टू का मतलब ग्रेटर भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं, लेस भी हो सकता है ग्रेटर भी हो सकता है। तो लेस के लिए हम लोग स्टडी करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर नेगेटिव डेविएशंस, क्योंकि नेगेटिव शो कर रहा है ना, ये लेस है यानी कि नेगेटिव डेविएशन, और ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हम दो तरह के डेविएशंस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एक नेगेटिव डेविएशन और एक पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन से मतलब क्या है कि जो आपका Pt है दैट विल बी लेस देन Pa प्लस Pb। टोटल वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट होगा आपके सॉल्यूशन के अंदर वो कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि आपका जो B है वो नॉन वॉलेटाइल है। ये वही तो कंसेप्ट है नॉन वॉलेटाइल। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं बेटा वो नॉन वॉलेटाइल वाला कंसेप्ट शो करते हैं, क्योंकि वहां पे आपका सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, जिसकी वजह से A अपने पूरी तरह से वेपर्स को एग्जर्ट नहीं कर पा रहा है, वेपर प्रेशर को रिलीज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो लेस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब कम हो जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, है ना, या चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग विल बी लेस देन जीरो। चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग विल बी लेस देन जीरो। ठीक है बच्चा, ये दोनों कम हो जाएंगे। अब कम हो जाएंगे तो क्या होगा, कम होने का रीजन क्या होगा, पहले आप ये बताओ क्या होगा, वो हम देखेंगे। कम होने का रीजन क्या होगा, क्यों ये कम है? वेपर प्रेशर लेस एग्जर्ट हो रहे हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर। अगर वेपर प्रेशर लेस एग्जर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं पे एक कंपोनेंट बी कंपोनेंट जो थे, तो एक कंपोनेंट को बी कंपोनेंट ने ओवरलैप कर लिया। यानी कि हुआ क्या कि जो आपकी इंटरेक्शन थी, देखो मैं बताती हूँ आपको ढंग से, दोबारा से वही डायग्राम बना के आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास ये ए कंपोनेंट था, हमारे पास ये बी कंपोनेंट था, और मिक्स होके बन गया ए बी कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो ए इंटरेक्शन थी और जो बी बी इंटरेक्शन थी, ठीक है, वो कम हो गई आपकी ए बी इंटरेक्शन से। ध्यान से समझना, जो वेट, जो आपकी ए इंटरेक्शन थी, जो आपकी बी बी इंटरेक्शन थी, वो यहाँ पे इंटरेक्शन होके यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन लेस हो गई ना बच्चा। देखो दोबारा समझते हैं, हमारे वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं? हम लोग, हाँ हम लोग नेगेटिव डेविएशन कर रहे हैं ना अभी, सॉरी, हम नेगेटिव डेविएशन कर रहे हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि वेपर प्रेशर आपके लेस एग्जर्ट हो रहे हैं, ज्यादा नहीं, लेस एग्जर्ट हो रहे हैं। लेस एग्जर्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ए बी इंटरेक्शन है वो ज्यादा हो रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट आ गया बच्चा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, आपकी ए बी इंटरेक्शन ज्यादा हो गई, ए बी इंटरेक्शन इज मोर, दैट्स वाई वेपर कम निकल रहे हैं ना। जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ए और बी के बीच में, तो वेपर्स तो कम निकलेंगे ना बच्चा, वेपर कम, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो वेपर्स कम निकलेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो ए इंटरेक्शन थी, बी बी इंटरेक्शन थी, वो क्या होगी, वो कम थी, यहाँ पे कम थी, ये इंटरेक्शन कम थी, तभी तो नेगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं हम। ये इंटरेक्शन कम थी, यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा हो गई। आए समझ में? इंटरेक्शन ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, इंटरेक्शन ज्यादा होने से आपके जो वेपर प्रेशर्स थे, जो वेपर्स थे वो कम रिलीज हुए, और कम रिलीज हुए तो नेगेटिव डेविएशन हो गई, है ना। और नेगेटिव डेविएशन को हम ग्राफ पे कैसे शो करते हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको ग्राफ पे कैसे शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन को हम लोग। आपका राउट लो का ग्राफ बनाइए, इट्स अ राउट लो ग्राफ। ठीक है, अगेन यू आर हैविंग जीटा ए इक्वल टू 0, जीटा ए इक्वल टू 1, जीटा बी इक्वल टू 0, जीटा बी इक्वल टू 1। ठीक है, आपका ग्राफ बना, दिस इज योर पी नॉट ए,
आपका ग्राफ बना, दिस इज पी नॉट बी, ठीक है। आपका पूरा टोटल वेपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ पी ए प्लस पी बी, ठीक है। यहाँ पे वेपर प्रेशर आप शो कर रहे हो। अब देखो, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो हुई है तो क्या हुआ है, आपकी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई है। इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई है तो आपके जो वेपर्स हैं वो कम बने हैं, पी नॉट ए के कम बने, पी नॉट ए के भी कम बने, और आपके टोटल वेपर प्रेशर भी कम बने। दिस इज द ग्राफ फॉर नेगेटिव डेविएशन। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई आपके सॉल्यूशन के अंदर। जो मिक्सचर सॉल्यूशन बना था पीटी वाला, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का था, वो आपका क्यों कम हुआ, क्योंकि इंटरेक्शन आपकी स्ट्रांग हो गई, ठीक है। इंटरेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से आपका नेगेटिव डेविएशन शो किया, यानी कि वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट हुए तो वो नेगेटिव यानी कि पीछे की तरफ चले गए, वेपर्स कम हो गए ना, तो पीछे की तरफ जाने का मतलब क्या है कि वेपर्स कम हो गए आपके, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका ये, एग्जाम में आता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और एक आपके पास एसीटोन है CH3COCH3, ठीक है। देखो इनमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपके पास CH है, यहाँ पे Cl, Cl और Cl है, फिर है आपके पास CH3 और ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है। क्या होने वाला है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। अब देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल बन जाएगा कि इनकी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना आसान नहीं है। और जब इस तरह के ए और बी टाइप के कंपोनेंट आप मिक्स करोगे सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, आपके वेपर्स कम रिलीज होंगे। क्यों कम रिलीज होंगे, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। जो ये अलग अलग वेपर्स एक्सर्ट करने वाले थे, अब ये नहीं एक्सर्ट करेंगे। क्यों एक्सर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बन गए हैं ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए वेपर्स कम हो जाते हैं, इसलिए वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपने ऐसे कंपोनेंट को मिक्स कर दिया जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले कंपोनेंट्स थे। तो इसलिए आपकी डेविएशन नेगेटिव शो हो जाएगी, यानी कि वेपर प्रेशर कम बनेंगे, लेस हो जाएंगे। आगे समझ में, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब चलते हैं आपका पॉजिटिव डेविएशन। जब नेगेटिव समझ में आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उसका रिवर्स है ना। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि PT विल बी मोर देन PA प्लस PB, यानी कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो ज्यादा एक्सर्ट होंगे। तो क्यों ज्यादा एक्सर्ट होंगे, क्योंकि इंटरेक्शन कम है सॉल्यूशन के अंदर। बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, तो वेपर्स ज्यादा रिलीज करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एंथैल्पी यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0। ज्यादा है ना, एंथैल्पी ज्यादा हो गई ना, जब भाई ज्यादा वेपर निकलेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। एंथैल्पी यानी कि चेंज इन एंथैल्पी तो हो गया, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वॉल्यूम में भी चेंज आया, वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम क्यों बढ़ गई, क्योंकि वेपर्स आपके ज्यादा एक्सर्ट हुए, ठीक है। समझ में आया, वेपर ज्यादा बने, वेपर्स की वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि इंटरेक्शन आपकी लेस हो गई। लेस इंटरेक्शन होने से क्या हो गया, आपके मॉलिक्यूल्स फैल गए ना, सोल्यूशन में मॉलिक्यूल्स फैल गए। अब मॉलिक्यूल्स फैल गए तो वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ गया तो एंथैल्पी बढ़ गई, मींस एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है ना, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो वेपर्स भी ज्यादा रिलीज हो रहे हैं आपके। आए समझ में, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो होती है। वहां पे नेगेटिव डेविएशन क्यों थी, इंटरेक्शन वॉज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों हो रही है, क्योंकि इंटरेक्शन इज लेस, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ जो इस तरह से जाता है आपका, वही राउल्ट लो का ग्राफ जो जाता है, इसे मैं आपका यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव डेविएशन शो हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। बाकी आपका सब सेम है। जीटा A इज इक्वल टू 0, जीटा A इज इक्वल टू 1, जीटा B इज इक्वल टू 0, जीटा B इक्वल टू 1। ये ग्राफ बना आपका P0 A के लिए, ये ग्राफ बना P0 B के लिए, और ये वाली जो लाइन आ रही है आपकी वो PT के लिए आ रही है, ठीक है। ये है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स कौन से होंगे, यानी कि ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जो इंटरेक्शन लेस शो करते हैं। ऑब्वियसली पोलर नॉन पोलर, है ना।
ये ऐसी सॉल्यूशंस होंगे ना आपके। पोलर को अगर नॉन पोलर से मिक्स कर दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी करेगा भाई। नॉन पोलर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही नहीं है ना, बहुत लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत लेस बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपके वेपर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। जैसे सपोज करो आपने बेंजीन ले लिया और आपने एक ले लिया एन ऑक्टेन, तो फिर कैसे आप चाह रहे हो कि इनकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, होगी ही नहीं। तो इस तरह के पोलर नॉन पोलर के एग्जांपल्स आप कोई से भी उठा लेंगे तो वो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि उसके एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे वो है आपका एजियोट्रॉप्स। मैं यहीं पे बता देती हूँ एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉप्स क्योंकि इसी में जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो करने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा, वो सॉल्यूशंस होते हैं एजियोट्रॉप्स जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बहुत ही लेस डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में। यानी कि इस ऐसे सॉल्यूशंस आपके एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनमें लेस डिफरेंस होता है इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सपोज करो आपने इथेनॉल लिया फॉर एन एग्जाम्पल, और सपोज करो आपने वाटर लिया फॉर एन एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ, ये मत कहना मैम इसका इतना था उसका इतना था, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। या आप इसको हटाई दो, आप कोई एक्स और वाई ले लो, ठीक है ना। सपोज करो कोई एक्स सोल्यूशन है और कोई एक वाई सोल्यूशन है। जब इनको मैंने मिक्स कर दिया तो क्या पाया गया कि जो एक्स का और वाई का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बहुत ही कंपेरेबल था। और जब कंपेरेबल था तो उसको आप जब आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है उससे आप इसे सेपरेट ही नहीं कर पाए। समझते हो ना व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी सेपरेट टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, और जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ही नहीं है तो आप कैसे सेपरेट करोगे उसको? तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस या एजियोट्रोप्स के अंदर स्टडी करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एजियोट्रोप्स भी आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और सेकंड होते हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हैं, जो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस थे, वो आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एग्जांपल्स आप यहाँ पे स्टडी करते हो उन्हीं एग्जांपल्स को आप यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं। तो एक ट्रिक बना के लर्न कर सकते हो कि मिनिमम मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम यानी कि पॉजिटिव, मैक्सिमम यानी कि नेगेटिव। तो ये ट्रिक बना के आप लर्न कर सकते हो, ज्यादा कम कम ज्यादा। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, ये थे आपके एजियोट्रोप्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना, यानी कि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे ही सिर्फ डिपेंड करती है, उनके नंबर पे डिपेंड करती है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती। सॉलिड पार्टिकल का नेचर क्या है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है कि सॉलिड पार्टिकल्स के कितने नंबर हैं, तो वो होती हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें करनी है डिप्रेशन इन, इससे पहले हम लोग करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन्हीं सीरीज में ही हम लोग करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू स्टडी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम फिर से 1 by 1 स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, फिर से मैंने क्यों बोला कि फर्स्ट हम कर चुके हैं ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ
कि फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर से एक बार आपको बता देती हूँ मैं। क्या थी आपकी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग होना रिलेटिवली, यानी किसी के रिस्पेक्ट में, जिसके लिए हमने रिलेशन देखा था P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी। ठीक है, रिलेशन हमारा निकल कर आया था। इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि इसके रिलेशन में, किसके रिलेशन में? प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के रिलेशन में आपका जो रिलेटिव लोअरिंग हो रहा था सॉल्यूशन मिक्सचर के अंदर, ए कंपोनेंट में लोअरिंग हो रहा था क्योंकि बी कंपोनेंट उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा था कहीं कहीं पर। तो उसकी वजह से जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा था वो हमने रिलेट किया किसके रिस्पेक्ट में कम आ रहा था? आपके प्योर कंपोनेंट ऑफ ए के रिस्पेक्ट में कम आ रहा था। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब है इसी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और जो हमारा पिछला वाला चैप्टर था, जो पूरी वीडियो थी, नॉट चैप्टर, पिछली वाली जो वीडियो थी, हम पूरी की पूरी वीडियो को स्टडी कर रहे हैं वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल के कंसेप्ट में। अब क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया है, यानी कि इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर में, इसका मतलब क्या है कि जो आपका नॉन वॉलेटाइल है उसको वॉलेटाइल बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, या फिर जहां जहां पे ए के ऊपर आपकी बी की ओवरलैपिंग हो रही है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपके जो ए कंपोनेंट के ऊपर बी ओवरलैप हो रहा है, आपकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो टेम्परेचर इंक्रीज करने से और ये बी वहां से हट जाए, जिससे आपके ए अपने वेपर प्रेशर को एक्सर्ट कर पाए, यानी कि रिलीज कर पाए। हम यही कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी की पूरी आपकी यही स्टडी कराती है कि आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ आपको अपने वेपर्स को भी ज्यादा नंबर ऑफ में बढ़ाना है। आया समझ में? यही यहाँ पे एजेंडा है हमारा, हम यही करना चाहते हैं बस। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमारे पास एक ग्राफ होता है बच्चा, वी हैव अ ग्राफ। आपके पास जो ग्राफ एक्चुअली सब एक्सपेरिमेंटली, केमिस्ट्री में ना एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। तो हम लोग ये नहीं पूछ सकते किसी से कि अरे भाई ऐसा क्यों है या ऐसा कैसे आया, ऐसा हम क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स प्रूव किए गए हैं, हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव किए हैं, उसकी वजह से ही रिलेशन से ही ग्राफ्स आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपने वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो इस ग्राफ से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? जब आपके जो कंपोनेंट है सोल्यूशन के अंदर, जो कि लिक्विड फेस में है, मैंने कहा ना सॉल्वेंट आपका लिक्विड फेस में रहने वाला है, और एक टाइप के कंपोनेंट ही उड़ रहे हैं, वोलेटाइल है, और जो कि आपका ए क्या है? सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो जो लिक्विड फेस के जब वेपर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लिक्विड फेस, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेस, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेस बिकम्स इक्वल टू the atmospheric pressure. The vapor pressure of the liquid phase becomes equal to the atmospheric pressure, यानी कि इसका प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब एक टाइम पे इक्वल हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका जो टेम्परेचर है वो अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपके जो वेपर्स हैं लिक्विड फेज के वो ज्यादा एक्सर्ट होते हैं, उसी को एलिवेशन बोलते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब आपका अंडर इक्विलिब्रियम द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बट वी हैव टू ओवरकम दिस बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बिकॉज वी वॉन्ट टू एस्केप मोर एंड मोर अवर वेपर्स. So to make them escapable or to make them volatile, we need to increase the temperature, and this is known as elevation in boiling point. I hope you all have understood very well. ठीक है, what is boiling point? Because actually क्या होता है पता है, हर चीज ना हम एग्जाम के लिए नहीं करते कि अरे आएगी तो ही पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है बच्चा, कुछ हमें नॉलेज के लिए भी चीजें पता होनी चाहिए। तो दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम लोग यहाँ रिलेशन यानी कि ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशन में कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन है वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ। अब देखो ग्राफिकली क्या आया था, यानी कि एक्सपेरिमेंटली क्या आया था कि ये वाला एक कर्व आया था। ये कर्व आया था आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए। दिस कर्व इज फॉर द प्योर सॉल्वेंट।
इसके नीचे एक और कर्व आया इस तरह से, और ये कर्व आया आपका सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन कैसा है आपका? सॉल्यूशन है आपका नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है और साथ में आपका वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। तो यानी कि उस सॉल्यूशन के लिए ये वाला ग्राफ आया था। ठीक है, अब सपोज कीजिए इस पॉइंट पे अगर मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सपोज कीजिए इस पॉइंट पे अगर मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और मैं इसके इक्वल इसको लेके जाऊं, इसके इक्वल इसको लेके जाऊं प्योर सॉल्वेंट के पास, तो ये वाला रिलेशन देगा, ये वाला ग्राफ बना के देगा। यानी ये ग्राफ किसके लिए हो गया? आपका प्रेशर के लिए हो गया। और कौन सा वाला प्रेशर हो गया? प्योर प्रेशर हो गया। ठीक है, और प्योर प्रेशर कौन सा? आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो गया। हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं ना, यानी कि जो वेपर प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इस टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है तो ये आपका कहलाता है टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट वाला, यानी कि टीबी। और किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट के लिए आया है, तो इट इज टीबी नॉट। ठीक है, अब सपोज कीजिए इसी ग्राफ को अगर मैं एक्सटेंड करके अपने सॉल्यूशन पे लेके जाऊं जहां की वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स्ड है, तो ये क्या बनेगा? टीबी नॉट। तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्योर तो है ही नहीं, सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल है वहां पे। ठीक है ना, तो ये टीबी आ गया। अब ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ये डिफरेंस आएगा डेल्टा टीबी। डेल्टा को डिफरेंस से हम शो करते हैं ना, तो रिलेशन क्या निकल के आ गया? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये ज्यादा वाला है तो ज्यादा वाले में से कम को माइनस करोगे, टीबी माइनस टीबी नॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी नॉट। ठीक है, दिख रहा है ये टीबी नॉट आप लोगों को? दिख रहा है बच्चा? यहाँ पे ये टीबी नॉट है। ठीक है ना, इट इज टीबी नॉट। ठीक है, तो ये रिलेशन था। इसमें एक रिलेशन और है, पहले मैं रब कर दूं सारा, फिर मैं आपको बताती हूँ दोबारा से लिख के अच्छे से। ठीक है, आप लोगों ने देखा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, आप लोगों ने देखा। ठीक है, ये हमने ग्राफिकली प्रूव किया है, वी हैव प्रूवन ग्राफिकली। और ग्राफ कहां से आया था? आपका एक्सपेरिमेंट से आया था। एक एक्सपेरिमेंट और देखा गया कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलैलिटी, इट इज मोलैलिटी। ये ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इक्वल टू के। और के कौन सा लगेगा यहाँ पे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी लग जाएगा। तो एक रिलेशन ये और है, दैट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन अगेन, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। ठीक है, ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों के दोनों रिलेशंस आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता है मोलैलिटी का, एनसीईआरटी में बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला दे रखा है, वहां से देख लो, ये अपने आप डिराइव कर सकते हो। मोलैलिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना, तो इसको किसी के भी रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हो। सोल्यूट आपको पता है दैट इज बी, सॉल्वेंट आपको पता है ए। ठीक है, तो बस आप उसके रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूले को अपने आप से डिराइव कर सकते हो, छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया? ग्राफ समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए यूनिट की अगर बात करें, किसकी यूनिट की बात करें? इस कांस्टेंट की यूनिट की अगर हम बात करें, ये तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में होता है ना। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? इट इज मोल पर किलोग्राम, है ना। तो केबी का यूनिट क्या आ गई? केल्विन किलोग्राम पर मोल्स। ठीक है ना, पर मोल्स। ओके, यानी कि केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट आ गई। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा भाई, हमें तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करना था ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे थे ना नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ तो फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट आ गया, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन आएगा, हमें तो लो करना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा ना, वरना फ्रीज हो जाएगा तो फिर वो तो फिर एस्केप होगा ही नहीं, वेपर्स बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन द वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज,
देन इट अंडर इक्विलिब्रियम दिस पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड फेस ही तो सॉलिड फेस में कन्वर्ट होगा ना, तो वही आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? इसके लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक्सपेरिमेंटली ही बनाया गया है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर है। ठीक है, इसके लिए क्या देखा गया, सेम टू ग्राफ, सेम टू कर्व तो वही देखे गए। ये वाला कर्व किसके लिए था, आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए, फॉर द प्योर सॉल्वेंट, और ये कर्व किसके लिए था, आपका सोल्यूशन के लिए। और सोल्यूशन कैसा था आपका, जिसमें के नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल कंपोनेंट्स मिक्स थे। एक कर्व और आया यहाँ पे, जो कर्व आपका इस तरह से देखा गया। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ये कर्व आपका इस तरह से करके देखा गया। ठीक है, तो क्या पाया गया कि इसको ऐसे करके अगर मैं यहां से ये वाला अटैच कर दूं, ये वाला कर्व प्योर सॉल्वेंट वाला, तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, TF नॉट, प्योर के लिए TF नॉट। और अगर ये वाला पॉइंट आप इंक्रीज करोगे तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इस पॉइंट को बोलोगे TF, क्योंकि प्योर तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये डिफरेंस क्या आ गया इन दोनों में, ये डिफरेंस आ गया डेल्टा TF। तो डेल्टा TF क्या आया यहाँ से, देखो ज्यादा वाला क्या है, TF, तो ये आ गया TF माइनस TF नॉट। डेल्टा TB क्या था, TB नॉट माइनस TB, और ये उसका रिवर्स है, TF माइनस TF नॉट। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटली डेल्टा TF देखा गया मोलालिटी के इक्वल, और इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ठीक है, एक चीज रह गई, जो KB होता है, जो KB होता है उसे हम लोग बोलते हैं एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। उसका नाम पता होना चाहिए, KB इज योर एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये क्या था आपका, सॉरी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ना। KB को बोलते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और जो KF है उसे क्या बोलेंगे, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जैसा आप चाहें, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल, क्योंकि मोलालिटी का रिलेशन आ रहा है ना, इसलिए मोलल बोल रहे हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इट्स अ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। आई होप सबको समझ में आया है ना। ये ट्रिक रन कर सकते हो, B और B, KB एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, KF की यूनिट अगर निकालोगे सेम यूनिट आएगी KB की तरह। KF की यूनिट हो गई आपकी केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। ठीक है, सेम यूनिट है KB की तरह। अंडरस्टूड? ये स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, जो KB है आपका, KB डिपेंड करता है आपके मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है KB। और जो KF है वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क में आ सकता है कि KB डिपेंड्स अपॉन द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मोलालिटी आएगा, वहां पे कंसेप्ट आएगा आपका मोलिकुलर मास का, फॉर्मूला होता है मोलालिटी के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के अंदर। ठीक है, और जो KF है वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, चलिए, ये तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी स्टडी हो गई। अब फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रह गई है हमारी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट मी चेंज द कलर। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। सपोज वी हैव अ कंटेनर। ठीक है, सबसे पहले बता दूं डिफ्यूजन क्या होता है। सपोज कीजिए ये आपकी एक वॉल है जो लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, सोल्यूट भी होंगे, सोल्वेंट भी होंगे। तो आपका यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे क्या मूव करेगा, आपका सोल्यूट भी मूव कर सकता है और सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है। क्यों मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी कोई लेयर तो लगाई नहीं आपने जो ऑब्स्ट्रक्ट करे, वो दोनों के दोनों तरह के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए अलाउ कर रही है, तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन।
ठीक है ना, जहां पे कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। ये देखो ना, पे हाई कंसेंट्रेशन है और ये कहां पे मूव कर रहे हैं, जहां पे कंसेंट्रेशन लो है, तो इट्स अ डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए, तो डिफ्यूजन हो गया। ऑस्मोसिस क्या होता है? इन दोनों में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि डिफ्यूजन में कोई आपके पास बीच में ना ऐसी कोई रोकने के लिए कोई चीज नहीं थी, लेकिन ऑस्मोसिस में होती है। यहाँ पे ना एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे एसपीएम शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर भी सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, लेकिन ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है जाने के लिए, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, फ्लो कर सकते हैं आसानी से, और आपके सोल्यूट पार्टिकल्स यहीं इसी साइड पे रह जाते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल साइज बड़ा होता है। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो पार्टिकल्स यानी जो पोर साइज है, उस पोर साइज से बड़ा साइज होता है आपके सोल्यूट पार्टिकल्स का, इसलिए सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करता है। तो ये होता है ऑस्मोसिस, जो कि होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, movement of the particles from the region of its high concentration to the region of low concentration through semi permeable membrane. It is osmosis. ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक होल किया और एक पिस्टन लगा दिया, तो पिस्टन से मैं क्या कर रही हूँ, पिस्टन से मैं प्रेशर एक्सर्ट कर रही हूँ। प्रेशर एक्सर्ट क्यों कर रही हूँ? टू स्टॉप दिस ऑस्मोसिस, जो ये फ्लो हो रहा था फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट, इस फ्लो को स्टॉप करने के लिए जो मैंने प्रेशर लगाया, दैट इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि टू स्टॉप ऑस्मोसिस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, दिस प्रेशर इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक क्यों बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए। गॉट इट? दिस इज सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। दिस इज सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसी में डेरिवेशन से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ आपको रिवर्स ऑस्मोसिस का, जो कि आरओ, आप घर में आपके मोस्टली घरों में लगा होता है आरओ, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ कर रही थी, ठीक है, आपके कहाँ पे, लो कंसेंट्रेशन में, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर आपने अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने से ये ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, इसे आपने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ अगर मैं और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दूंगी, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब आपका जो ऑस्मोसिस है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे आपने सॉल्यूशन को भरा था इस लेफ्ट साइड पे, उसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल्स अब लेफ्ट टू राइट मूव होना शुरू हो जाएंगे और सोल्यूट पार्टिकल्स आपके यहीं पे रह जाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, यही एग्जाम में आपको लिखना भी होता है। एग्जाम्पल ऑफ आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। सपोज कीजिए आपने एक सेटअप किया, यहाँ पे आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, यहाँ पे आपने भरा सलाइन वाटर, यानी कि नमक भरा हुआ पानी, खारा पानी आपने भरा, और इसी पर्पज से वैसे भी आरओ घर में लगाया जाता है, खारे पानी को मीठा करने के लिए। तो जब आपने मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई किया, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि ऑस्मोसिस होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉल्वेंट का मूव होता है ना, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि ऑस्मोसिस रिवर्स हो गया, जो राइट टू लेफ्ट हो रहा था अब वो लेफ्ट टू राइट होगा, और मूवमेंट सॉल्वेंट का ही होगा, यानी कि सोल्यूट मूव कर जाएगा, मूव सॉल्वेंट का ही होगा। ठीक है, तो जो नमक है, जो सोल्ट है, सोल्यूट है, वो तो यहीं रह जाएगा, और आपका सॉल्वेंट यानी कि जो मीठा पानी, यानी कि नमक निकल के जो पानी रह गया वो मीठा पानी हो गया। यहाँ पे आपकी टैप लगी होती है और उस पानी को आप पीने के लिए यूज कर लेते हो अपने ग्लास के अंदर। दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये प्रिंसिपल है जो आरओ में काम करता है। ठीक है, चलिए डेरिवेशन है छोटी सी। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ये पाया गया ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिलेशन मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया, इट इज मोलैरिटी। एक्सपेरिमेंटली है बेटा, ठीक है। पाई डायरेक्टली रिलेटेड पाया गया टेम्परेचर के, क्यों? क्योंकि मोलैरिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जब इनको इक्वल किया गया के एम टी के, अब कहोगे मैम रिलेशन तो कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, बच्चा घबराओ नहीं, ये के यहाँ पे होता है आर के इक्वल, यानी कि गैस कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन कांस्टेंट। मोलैरिटी को आपको पता है 11th क्लास में सीखा है, कंसंट्रेशन बोलते हैं, क्यों? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर,
और मोलरिटी की भी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। और ये टी अब तो देखा है, तो ये पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यहां से आपका रिलेशन आता है। सी क्या है, कंसंट्रेशन, मोलरिटी, टी इज योर टेम्परेचर, आर इज गैस कांस्टेंट या कंसंट्रेशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला वैल्यू होती है 8.134 जूल पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और बाकी आप यूनिट चेंज कर लेते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसे यूज कर लेते हो, ठीक है। तो हमने आज 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सीखा, ठीक है। हाँ, अगर यूनिट की बात करोगे, पाई की यूनिट क्या होगी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई आपका प्रेशर है, तो प्रेशर की यूनिट या तो एटमॉस्फेरिक में होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, या तो एटमॉस्फेरिक में होगी या फिर बार में होगी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। हेनरीज लॉ क्या कहता है, एक्चुअली हेनरी साइंटिस्ट थे हमारे, बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने एक रिलेशन बताया था आपके जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। सपोज पहले मैं आपको समझाती हूँ। सपोज कीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपके 2 कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है। और एक जो सोल्यूट है वो सोल्यूट है आपका गैस। तो जब गैस है तो वो एक वेपर बनाएगी और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस है, पार्शियल प्रेशर की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे वो आपका मिक्सचर है ना। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। हेनरीज लॉ यही कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और दैट कंपोनेंट का मतलब क्या है कि वो गैस है, ठीक है। यहाँ पे ये रिलेशन आपका आता है, ठीक है। इसे हम लोग अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और ये मोल फ्रैक्शन आपका डायरेक्टली रिलेशन करता है सोल्यूबिलिटी के साथ। यानी कि अगर पार्शियल प्रेशर आप बढ़ाएंगे, यानी कि प्रेशर अगर इंक्रीज करता है तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज करती है, और प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये मैं समझाऊंगी अभी एग्जाम्पल देखिए कैसे। पहले आप ये देखो, ये साइन हटाना है प्रोपोर्शनलिटी का, साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, आपका के लगेगा, ठीक है। और क्योंकि हम हेनरीज लॉ पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल एच लगाते हैं, जो कि इस हेनरीज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। और ये हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ सोल्यूट पे। सोल्यूट क्या है, आपका गैस है ना, तो गैस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द टेम्परेचर, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, आपका हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वही एप्लीकेशन पार्ट भी है, वही एग्जांपल्स है जो एग्जाम में जिनके लिए मेन क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन हेनरीज लॉ अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस या फिर एक्सप्लेन हेनरीज लॉ अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, सबकी फेवरेट होती है ना, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपने एक बात नोटिस की, जो कैप लगा होता है, जैसे कैप को आप ओपन करते हो, ओपन करते ही एक फिस की साउंड आती है ना। वो फिस की साउंड का क्या मतलब है कि वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अंदर भर रखी होती है, कार्बोनेटेड वाटर होता है आपकी कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इट इज़ अ कार्बोनेटेड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैप के ओपन होते ही तुरंत एस्केप हो जाती है, इसीलिए कहते हैं कि जल्दी से कैप को क्लोज कर दो, अगर पूरी बोतल अभी ख़त्म नहीं करनी है, अदरवाइज सारी गैस उड़ जाएगी और फिर टेस्ट भी नहीं आएगा खाने का, जो आपका टेस्ट होता है पीने का, वो टेस्ट भी नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि जो वाटर है उसमें इस जो वाटर है, इस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंडर हाई प्रेशर इसे फिल किया जाता है, ठीक है। तो प्रेशर इज हाई तो गैस सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज मोर, जैसे मैंने आपको रिलेशन से बताया था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सोल्युबिलिटी, है ना। प्रेशर इज हाई, सोल्युबिलिटी इज मोर, प्रेशर इज लेस, सोल्युबिलिटी इज लेस। यानी कि जैसे ही लिड को आपने ओपन किया, जैसे ही कैप को आपने ओपन किया, तुरंत आपका प्रेशर लूज हुआ, गैस एस्केप हो गई ना, अंडर हाई प्रेशर वो अब बंद नहीं है। तो प्रेशर जैसे ही रिलीज होगा, प्रेशर कम होगा, आपकी सोल्युबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। किसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी? सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया। सेकेंड का एग्जाम्पल है, जो लोग माउंटेन्स पे जाते हैं ना, जो माउंटेनियर्स होते हैं, आपने देखा होगा उनके बैक पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, एक ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी हुई होती है। इसका रीज़न क्या है
कि जैसे जैसे आप माउंटेन्स पे चढ़ते हो तो माउंटेन पे चढ़ने से क्या होता है कि जब माउंटेन पे चढ़ते हो तो ऊपर क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका हाई होता चला जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो लेस हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता चला जाता है। कम होने का कारण क्या है कि प्रेशर जो है वो कम होता चला गया। ठीक है, प्रेशर कम होता चला गया और लेवल भी साथ में कम होता चला गया, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी एयर के अंदर कम हो जाती है प्रेशर डिक्रीज होने के साथ साथ, जैसे आप लोग हाई माउंटेन्स पे चढ़ते हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करना पड़ता है, जो आपको कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई करता है आपकी बॉडी के अंदर। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी आपकी बॉडी में एक बीमारी हो सकती है एनोक्सिया नाम की। एनोक्सिया क्या होता है बच्चा, इससे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, या फिर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी के अंदर वो बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे आपको फेंट हो सकते हो। ठीक है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। आया समझ में? क्योंकि आपका जो ब्लड है ना, जो नर्व्स होती हैं, उनमें जो ब्लड होता है उनमें ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, आप सोचो, आप ग्राउंड फ्लोर पे थे, अब ग्राउंड फ्लोर पे हो, ठीक है, अपने नॉर्मल घर में हो, वहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था, लेकिन जैसे आपने माउंटेन पे आपने चढ़ाई की, माउंटेन पे चढ़ने से क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज थी वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया आपकी ब्लड नर्व्स के अंदर, और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, आपको एनोक्सिया जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और आपको पेन भी होगा आपके नर्व्स के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसीलिए प्रेशर कम हो रहा है आपके नर्व्स के अंदर। ठीक है, आया समझ में? अब है आपकी थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती है आपसे, जैसे कि सपोज कीजिए जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, वो बहुत ही अंडर डीप जाके सी में डाइविंग करते हैं, है ना। जब ये यहाँ पे अपर फ्लोर पे होते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, जब ग्राउंड पे होते हैं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल ऑक्सीजन है इनकी बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे ये समुद्र में अंदर जाते रहते हैं, उससे क्या होता है, प्रेशर हाई होता चला जाता है। किसका प्रेशर, एक तो वाटर का प्रेशर, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई होता रहता है ना। अब जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई होता रहेगा उनकी बॉडी के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि अंदर नीचे जाके जब सबसे नीचे होते हैं तो वहाँ भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा घुलने लगती है। जो उनकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई होता है। अंडर हाई प्रेशर उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब दिक्कत कब स्टार्ट होगी, जब ये ऊपर आएंगे। अब जब ये ऊपर आते हैं वापस से इस ग्राउंड फ्लोर पे, प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि अब ऑक्सीजन बॉडी कैपिलरीज में से, आपकी ब्लड कैपिलरीज में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी बाहर। और जब वो निकलती है तब पेन होता है, जैसे आपका माउंटेनियर्स को होता है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बैंड्स की, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि लो प्रेशर आ जाता है ऊपर आते ही, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बैंड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे डाइवर्स की पहले डेथ भी हो चुकी थी। यानी कि इतना सीवियर पेन होता है कि इंसान झेल ही नहीं सकता उस चीज़ को, और फिर उसकी अल्टीमेट डेथ हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, जो अब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इन्वेंट भी किया है इस टेक्निक को, कि वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन के साथ साथ पहले ही क्या करते थे, नाइट्रोजन गैस को फिल करते थे, ठीक है, साथ में हीलियम गैस को भी फिल करते थे, लेकिन सबकी कंसंट्रेशन कम हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, साथ में वो लोग हीलियम और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, इंक्रीज करने से क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता, वो मेंटेन रहती है, और जो हीलियम, जो आपकी इनर्ट गैस है, वो वहाँ पे उस कैपिलरीज को श्रिंक होने से बचाती है, खुद फिल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जब ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, तो वो बेंड नहीं होती है आपकी वहाँ पे कैपिलरीज, यानी कि बेंड नाम की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होती, क्योंकि वो कैपिलरीज श्रिंक नहीं होती हैं। तो इससे बचने के लिए ये चीज़ को इन्वेंट किया गया था और डिस्कवर किया गया था स्क्यूबा डाइवर्स को प्रॉब्लम से बचाने के लिए, क्योंकि रिसर्च तो चलती रहती है। तो ये थोड़ी ना है कि अगर कोई इंसान अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कि फिर कंटिन्यू करेंगे रिसर्च को, नहीं ना, काम दोनों होने, हमें इंसान को भी बचाना है, हमें रिसर्च भी करनी है, तो ये फिर एक इन्वेंशन किया गया। ठीक है, फोर्थ कौन सी है आपकी, फोर्थ है आपकी जो आपकी फिशेज होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं। आपको पता है कि वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि क्यों गर्मियों में, समर्स में उन्हें ऑक्सीजन लेने में, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, किसको, आपके एक्वेटिक एनिमल्स को, लेकिन वहीं पे जो विंटर्स होते हैं उनमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
ऐसा क्यों? क्योंकि समर में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही होगी। वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करेगी, हाई टेम्परेचर से एस्केप हो जाएगी। उसे स्पेस मिल गया ना उड़ने के लिए, वो उड़ जाएगी। और ऑक्सीजन का कम होना समर्स में, यानी कि फिशेस को, यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन कम मिलना और उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना। इसीलिए विंटर में वो ज़्यादा सफिशिएंट ऑक्सीजन इनहेल कर पाती हैं और हैप्पी रहती हैं और वो किसी प्रॉब्लम से दूर रहती हैं। क्यों? क्योंकि विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी। काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी तो इट मीन्स गैस को एस्केप होने के लिए कोई स्कोप ही नहीं मिलेगा, गैस एस्केप ही नहीं होगी। इसलिए ऑक्सीजन अच्छे खासे डिजोल्व रहती है विंटर्स में पानी के अंदर और फिशेज आराम से उसको इनहेल कर पाती हैं। गॉट माई पॉइंट? चलिए, वेरी गुड। यहाँ पे आपका खत्म होता है हेनरीज लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टार्ट होता है वो है आपका वेंट होफ फैक्टर। ठीक है, नाउ वेंट होफ फैक्टर। अब ये वेंट होफ फैक्टर क्या है? एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है वेंट होफ। ठीक है, इन्होंने अपना एक रिलेशन दिया था, बड़ा अच्छा सा रिलेशन इन द सेंस इन्होंने काफ़ी अच्छे फॉर्मूलाज दिए, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए। स्पेशली इन्होंने क्या कहा वेंट होफ ने? इन्होंने कहा एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में। और कैसे कहा? इन्होंने कहा सपोज कीजिए जो आपने अभी तक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए, ठीक है, जो आपने अभी तक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए, कहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ किया? आपने यूज़ किया था इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के कंसेप्ट के अंदर और वोलेटाइल वोलेटाइल कंसेप्ट के अंदर। आपने वहाँ पे यूज़ किए थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो कि आपके डिसोसिएशन नहीं करते। जैसे जो एग्जांपल्स यहाँ पे लिए गए थे वो थे यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ग्लूकोज आपको पता है C6H12O6 एंड सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है ना, ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिसोसिएशन नहीं कर सकते आप, इनको आप आयंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह के कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे थे अपने अभी तक राउट्स लॉ के अंदर, जहाँ पे आपके आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस थे, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स थे, वो सब बातें थी। ठीक है, अब वेंट होफ ने क्या कहा कि सपोज कीजिए हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तब क्या होता? इन्होंने ये पूछ लिया और बता भी दिया इसका सोल्यूशन। इन्होंने कहा सपोज कीजिए आप डिसोसिएशन कर रहे हैं, सपोज यू आर डूइंग डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों? क्योंकि ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा इनटू Na+ एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि आप देखिए यहाँ पे आपके पास 1 नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पे Na+ के 1 नंबर ऑफ मोल है और एक और 1 नंबर ऑफ मोल है क्लोराइड का। तो पहले इनिशियली आपके पास तो 1 नंबर ऑफ मोल थे, आफ्टर डिसोसिएशन क्या पाया गया कि आपके पास 2 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, तो जो I है, यानी कि जो वेंट होफ फैक्टर जिसे I से डिनोट करते हैं, वो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू 1 नहीं हुआ। समझ में आया? डिसोसिएशन फैक्टर क्या होता है, या उससे पहले समझो कि ये I क्या कहता है आपसे। ये I आपसे ये कहता है कि अगर 100% कोई भी चीज़ डिसोसिएट होती है, आई एम रिपीटिंग, अगर 100% कोई भी चीज़ रिपीट होती है तो उसका डिसोसिएशन 1 के इक्वल आता है। या फिर ये कहो कि उसका I वेंट होफ फैक्टर I 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ तो 1 के इक्वल नहीं है, 2 है, तो यहाँ पे I क्या हो गया, मोर देन 1, यानी कि I हो गया इक्वल टू 2, यानी कि I हो गया मोर देन 1। आया समझ में? ये था डिसोसिएशन के कंसेप्ट में। ठीक है, डिसोसिएशन के केस में था। अब एक एसोसिएशन वाला केस ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास है CH3COOH, इट इज़ एसिटिक एसिड। इसके 2 नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये कैसे एसोसिएट होंगे? ये इस तरह से एसोसिएट होंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही फॉर्मूला है, ऐसे डिज़ाइन करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को। CH3 C CH3COH डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। तो आपने देखा, हमने पहले भी सीखा था कि इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया, इट्स अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो 2 नंबर ऑफ मोल्स से आपके पास 1 नंबर ऑफ मोल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यानी कि ट्वाइस का हाफ हुआ। भाई 2 लोगे तभी तो 2 कंबाइन होंगे ना, समझ रहे हो। अगर 2 मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो 2 आपस में कंबाइन कैसे होंगे, ठीक है। और आप देखो, आपके पास ट्वाइस थे और बचे कितने, 1। तो ये आई क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि आई लेस देन 1 हो गया। एसोसिएशन में आई वॉज ग्रेटर देन 1, इन डिसोसिएशन आई इज लेस देन 1। गॉट माई पॉइंट, समझ में आया। इन चीज़ों को देखते हुए हमारे वेंट हॉफ ने हमें एक रिलेशन दिया, एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला इन द सेंस एक लिखने की टर्म में है, कोई ऐसा डिजिट्स नहीं है। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ solute particles, number of solute particles after dissociation और association, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ solute particles बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्या समझे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिसोसिएट हो रहे हैं या फिर एसोसिएट हो रहे हैं आफ्टर, यानी कि जो एरो है आपके उसके राइट हैंड साइड पे, जो आफ्टर डिसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन हो रहा, जो आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, उसे डिवाइड कर दो आपके बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन से, तो आपका आई निकल कर आ जाएगा। तो आपका आई निकल कर आ जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला था आपका आई के लिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसी के अंदर आता है वो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, ठीक है। अब ये क्या कहता है, सपोज कीजिए आप डिसोसिएशन का ही कंसेप्ट ले रहे हैं, NaCl इज गेटिंग डिसोसिएटेड इनटू Na प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इनिशियली इसके 1 नंबर ऑफ मोल है, लेकिन इनिशियली तो हमारे पास कुछ नहीं बनता। इनिशियली तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, Na प्लस और Cl नेगेटिव के 0 होंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या ऑब्जर्व करोगे कि सपोज करो आपके अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl के डिसोसिएट हो गए, यानी कि माइनस हो गए। सपोज अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके NaCl के डिसोसिएट हो गए, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने होंगे Na प्लस के, अल्फा बने होंगे, और Cl के कितने बने होंगे, अल्फा बने होंगे। क्यों, क्योंकि अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही डिसोसिएट हुए हैं, किसके, NaCl के। तो जितने डिसोसिएट होंगे उतने ही तो बनेंगे ना प्रोडक्ट में, समझ रहे हो। जितने डिसोसिएट होंगे उतने ही तो बनेंगे ना प्रोडक्ट में, तो उतने ही बने हैं अल्फा और अल्फा, ठीक है। तो आई जो कह रहा था आपसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सबको ऐड कर दीजिए जितने भी आफ्टर, ये था सारा केस आफ्टर डिसोसिएशन का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। कितना था बिफोर डिसोसिएशन, 1 प्लस 0 प्लस 0। आया समझ में वाला कंसेप्ट, आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं, समझ में आया। चलिए पॉज करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आया होगा तो वरना कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी एक बार। तो हमने देखा कि आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ये आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, यानी कि 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अल्फा यानी कि जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो आई है, वो अगर 100% डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन हो जाता है, तो आई हमेशा आपके 1 के इक्वल होता है। यानी कि अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है
वो 1 के इक्वल होगा। इफ़ देर इज़ 100% डिसोसिएशन तो बस इस अल्फ़ा की जगह 1 पुट करिए, आ गया आपका ट्वाइस। तो आपने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया कि जो हमारा रिलेशन आ रहा था NaCl का डिसोसिएशन के लिए Na प्लस Cl नेगेटिव, कि आपके यहाँ पे 1 मोल्स, यहाँ पे 1 और 1 मिला के 2 मोल्स हो गए थे। तो देखो हमारे 2 मोल्स आ गए। तो आपने केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी देख लिया डिसोसिएशन रिएक्शन से, और आपने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया कि यस, इफ देर इज 100% डिसोसिएशन देन इट इज ट्वाइस। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उसे भी हम अल्फा से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको भी। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था CH3COOH, और ये आपका बन रहा था, ठीक है, CH3COOH ही कंबाइन हो रहा था। तो ये क्या बन रहा था आपका? ट्वाइस बन रहा था, है ना। और ये आपका 2 मिले के आपके 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके बन रहे थे। ठीक है, तो अब देखो सॉरी, इनिशियली अगर इसके 1 नंबर ऑफ मोल थे तो इनिशियली इसके 0 थे। आफ्टर डिसोसिएशन अगर अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गए एसिटिक एसिड के, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने होंगे आपके? अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 क्यों बने होंगे? क्योंकि ये ट्वाइस था और ये 1 था, समझ रहे हो। तो अल्फा बाई 2 पार्टिकल्स आपके बने, आधे ही बने ना बच्चा, क्योंकि डायमर बन गया, वो डायमर मीन्स 1, ठीक है ना। मतलब 2 पार्टिकल से आपका 1 पार्टिकल बन गया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल से आपका 1 मॉलिक्यूल बन गया। तो अगर अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हुए थे तो अल्फा बाय 2 बने होंगे ना। भी अल्फा तो 1 अल्फा हो गया ना, 1 अल्फा, तो ये अल्फा बाय 2 बने होंगे, उसका हाफ हो गया। गॉट माई पॉइंट? लॉजिक है, प्रॉपर लॉजिक लगेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करना, मैं फिर से समझा दूंगी। अब देखो वही फॉर्मूला आप लगाओगे। आपने देखा इनिशियली 1 और ये 0। आफ्टर डिसोसिएशन क्या देखा आपने? ये था बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन क्या देखा? 1 माइनस अल्फा एंड अल्फा बाय 2। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सबको प्लस कर दो, अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करके क्या आएगा? आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम ले लीजिए इसमें, ट्वाइस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में 1, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इफ़ देर इज़ 100% डिसोसिएशन, इफ़ देर इज़ 100% डिसोसिएशन, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल। पुट करके देखिए, 1 माइनस 1 बाय 2 क्या आ गया? 1 बाय 2। तो कर दिया मैथमेटिकली प्रूव ये भी। वह ट्वाइस के 1 बन रहे थे ना, यानी कि आई क्या आ रहा था? आई 1 बाय 2 आ रहा था। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया मैथमेटिकली ये भी। समझ में आया मेरी बात? ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चा। ठीक है, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए हमारा ये वाली सीरीज खत्म होती है। थैंक यू, बाय।